थंडरबोल्ट का पहला step है। पेज 21 एंड 22 में पढ़ने वाले हैं। सिंडिकेट बैंकिंग के बारे में यूपीएससी ने हमसे पूछा था, सिंडिकेट बैंकिंग के बारे में। अब एक सिंडिकेट मतलब एक जो लोग ग्रुप बना के लोन देते हैं, ग्रुप बना के लोन देते हैं, और इनका जो लोन देते हैं इसमें ये फिक्स्ड अमाउंट भी देते हैं और लमसम फिक्स अमाउंट एंड लमसम ऑफ फंड एंड क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब इससे क्या होता है, जब ये जो ये लोग देते हैं इससे ना वो बट जाता है। मतलब जो डिफॉल्ट अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बच जाता है कि भाई मतलब बचता क्या है, रिस्क कम हो जाता है ना। ऐसे ही इसी इसी के टर्म के ऊपर इन्होंने यूपीएससी ने हमसे पूछा था, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय बैंक। इंटर क्रेडिट में भी यही होता है कि किसी एक कंपनी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी एक कंपनी को मिलकर लोन देते हैं, और ये 50 करोड़ से ऊपर का लोन देते हैं, है ना। और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई लोन कैसा लेना है, लड़ाई करनी नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक बैंक यूपीएससी ने हमसे 2016 में पूछा था पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक के प्रमोटर हो सकते हैं कोई, जो ये होती है ना बड़े रिटेल, बड़े क्या बोलते हैं ये क्या है तो सुपर मार्केट चैन और तुम्हारा टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये इसके प्रमोटर हो सकते हैं। ये डिपॉजिट नहीं लेते, ओनली डिपॉजिट नहीं लेते, है ना। और डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है। इसमें दे रखा है, देख ऊपर लिख रखा है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नीचे लिख रखा है लैंडिंग। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लैंडिंग नहीं करते। ये डिपॉजिट तो लेते हैं पर लैंडिंग 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 एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। ठीक है। अब को लैंडिंग के बारे में पता लग गया। बैंक एंड एनबीएफसी इसमें मिले होते हैं। को लैंडिंग में बैंक और एनबीएफसी मिले होते हैं। बैंक का काम होता है बस पैसा देना, 80% पैसा बैंक देगा, 20% मिनिमम 20% एनबीएफसी को देना पड़ेगा। एनबीएफसी के साथ प्रियर एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसमें हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस वो भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है ना। बैंक इसको पीएसएल के थ्रू कवर कर सकता है, मतलब पीएसएल में डाल सकता है। बैंक का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब सारा सारा कॉन्ट्रैक्ट वही उसी बंदे का होगा। किसका होगा? एनबीएफसी का होगा। बैंक का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो भी ऋण होगी, जो भी लोन होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, दोनों मिलके मतलब क्या कर लेंगे, कितना होगा या एवरेज निकाल लेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बहुत सिंपल है। एक तो उन कंट्री से आनी चाहिए जहाँ जिनकी कंट्री एफएटीएफ को एफएटीएफ को अच्छी तरह से लागू करती है। और तुम्हारा हॉस्पिटल हॉस्पिटल और तुम्हारा सॉफ्टवेयर, और एक और था। और होटल के लिए $200 मिलियन से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए एक साल के अंदर। बाकी के लिए 750 मिलियन डॉलर वो है ना। और यही है बस। और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी भी ले सकती है। और मिनिमम बाकी सब ये सब तो आरबीआई तय करता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए। और ये इसका आप इसे लैंड एक्विजिशन में यूज नहीं करोगे, केवल केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज करोगे इससे। और लैंड एक्विजिशन में यूज नहीं करोगे, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है, देख लेते हैं। टोटल अलग $200 मिलियन, $700 मिलियन ओवरऑल है, चलिए करेंगे, ठीक है। फॉरेन करेंसी, हाँ वही फॉरेन करेंसी और रुपये में आ सकता है। इंटरेस्ट रेट और अदर एक्सपेंसेस चार्जेस, ये ये आरबीआई रिवाइज करता है, ठीक है। अब बेसल थ्री नॉर्म के बारे में है, सबको पता है। बेसल के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि बेसल थ्री नॉर्म है, टोटल 7-8% है। टोटल 8% है। हमारे आरबीआई ने 9% कर रखा है। वो इसे बोलते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड एसिड रेशो। इसमें टायर वन कैपिटल 7% होनी चाहिए। टायर वन कैपिटल होते हैं जो बैंक के जो प्रमोटर होते हैं उनका खुद का पैसा, और बहुत मजबूत कैपिटल होती है ये, बहुत मजबूत कैपिटल होती है। और उसके बाद आती है टायर टू भी कम, टायर टू थोड़ी कम मजबूत कैपिटल होती है। टोटल 9% होना चाहिए, 2.5% उसके ऊपर होना चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। और इसके ऊपर कैपिटल और वो सी आर के ऊपर ये होना चाहिए 9%। उसके ऊपर 2.5% होना चाहिए तुम्हारा ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिजर्व होता है कि भाई जरूरत पड़े तो बंदा लगा दो उसमें। और इसमें लिक्विडिटी स्टैंडर्ड एसेट होने चाहिए। एक तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो 30 दिन का होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, ऐसे एसेट होने चाहिए, या ऐसा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो जो जल्दी से लिक्विड हो जाए, है ना। उसके बाद तुम्हारा ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, ऐसा रेशो होता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को जैसे पैसे मिले, जैसे लोगों ने एफडी करा रखी है, जिसको ये भी बैंक बैंक ने किसी दूसरे बंदे से लोन ले रखा है या कहीं से ले रखा है, तो जिसको बैंक को यहाँ टेंशन ना हो कि भाई मुझे जल्दी जल्दी पैसे देना है, जो लंबे समय के लिए बैंक को पैसा मिलता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है। आरबीआई ने अभी कुछ एडिशन किए हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तुम्हारा 30 करोड़ रुपए, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए, हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और
माइनॉरिटी इसमें माइनॉरिटी को भी दे सकते हैं और माइक्रो फाइनेंस लोन भी दे सकते हैं। और इसमें एक टर्म है ए एन, और इसमें एक टर्म है ए एन बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन बी सी एंड, मेरा ऊपर देखता हूँ, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट। इसमें लोन एंड इंटरेस्ट, लोन एंड कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। और एक होता है इक्वलेंट टू, ये क्रेडिट इक्वलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जो बैलेंस शीट के बाहर भी, जो बैलेंस शीट के बाहर होते हैं, जैसे बैंक ने किसी गारंटी दे रखी है, बैंक ने किसी को कुछ मतलब ऑफिस मतलब गारंटी दे रखी है किसी को, ऐसे खतरे जो बैलेंस शीट के बाहर हो सकते हैं और जिसमें बैंक को नुकसान हो सकता है। पीएसएल दोनों में से जो ज्यादा होगा ना, दोनों में से जो ज्यादा होगा उन पे गिना जाएगा। एग्रीकल्चर 18% है, जिसमें से 10% मार्जिनल फार्मर को दिया जाना चाहिए। माइक्रो इंटरप्राइज 7.5% है। वीकर सेक्शन ए एन बी सी है। एडजस्ट एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट का होना चाहिए। और फॉरेन बैंक के लिए अलग है, टोटल वैसे 40% है। 1 लाख 2 लाख रुपए मिलेगा इंडिविजुअल वुमेन को, जो डिस्ट्रेस पर्सन, नॉट नॉट नॉन फार्मर को 1 लाख रुपए मिलेगा। आर्टिसन को भी 1 लाख रुपए मिलेगा। बाकी बाकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, सेल्फ हेल्प भी है, ट्रांसजेंडर भी है, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज भी है। और भाई ज़्यादा पैसा उन उन डिस्ट्रिक्ट में दो जहाँ पर अब तक क्रेडिट कम पहुंचा है। थैंक यू।